बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कुआ के ताल्लुक़ से बनाई गई इस आखिरी वीडियो के अंदर हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं और आज के इस वीडियो के अंदर कुआ का जो कंसेप्ट है तो वो पूरा इंशाल्लाह आपको क्लियर भी हो जाएगा और ये आज कंक्लूड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हमारे पिछले वीडियो के अंदर हमने हरकत दूदिया तक के जो पूरे कंसेप्ट थे तो उसको समझ लिया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम हज़्म मेवी से शुरुआत करने वाले हैं। हज़्म मेवी को समझने की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हज़्म मेवी असल में क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर वक़ू पज़ीर होती हैं, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें होती हैं। हज़्म मेवी वो हज़्म होता है कि जो अमा के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर होता है, आंतों के अंदर होता है। और इसके बेसिकली दो काम होते हैं। पहला जो इसका काम होता है तो वो इंजज़ाब कैलूस का है और दूसरा इसका जो काम होता है तो वो इंजज़ाब सफ़रा का है। कैलूस क्या होता है ये हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर आपको समझाया था। और सफ़रा के ताल्लुक़ से तो हम सब जानते हैं कि सफ़रा जो चार अखलात होती हैं तो उनमें से एक खिल्त होती है। तो इंजज़ाब कैलूस यानी कैलूस को जज्ब करना और सफ़रा को जज्ब करना, ये दो काम अमा के या इंटेस्टाइन के होते हैं। तो इंजज़ाब कैलूस के ताल्लुक़ से अबू सहल मसीह ने ये कंसेप्ट दिया है कि उसारे ग़िज़ा जो होता है, जो मैदे से जिगर तक पहुँचता है, वो जदावल मासारिका के ज़रिए जिगर में जज्ब होता है। जदावल असल में जो लफ्ज़ जदवल है उसकी जमा है। ये एक अरबी लफ्ज़ है कि जिसका मतलब होता है नाली या फिर जिसको हम रग कह सकते हैं, एक ट्यूब जिसको हम कह सकते हैं। इसी को हम उरूक भी कहते हैं और इसीलिए इसका दूसरा जो नाम है तो वो उरूक मासारिका है। तो जो उसारे ग़िज़ा जो होता है, जो यानी निचोड़ होता है ग़िज़ा का, जो कि मैदे से हमको हासिल होता है, तो वो जिगर तक के जो पहुंचता है तो वो उरूक़ मासारिका के ज़रिए से पहुंचता है और जिगर के अंदर ये वहाँ पर इसी के ज़रिए से जज्ब भी होता है, उरूक़ मासारिका के ज़रिए से या फिर जदावल मासारिका के ज़रिए से। अगर पेपर के अंदर ये चीज़ पूछी जाती है तो चाहे जदावल मासारिका पूछा जाए या फिर उरूक़ मासारिका पूछा जाए, दोनों भी एक ही चीज़ है। जदावल लफ्ज़ बना है जदवल से, जदवल की ये जमा है। जदवल का मतलब होता है नाली या फिर रास्ता या फिर ट्यूब। हज़्म मेवी का दूसरा जो काम होता है तो वो इंजज़ाब सफ़रा का है। सफ़रा को एब्ज़ॉर्ब करने का इसका काम है। तो सफ़रा का जो एब्ज़ॉर्प्शन है तो वो अस्नाशरी के अंदर होता है, जिसको हम डियोडिनम कहते हैं। तो डियोडिनम के अंदर इसका एब्ज़ॉर्प्शन होता है और सफ़रा के बेसिकली तीन काम होते हैं। नंबर एक, हज़्म के अंदर ये मदद करता है, ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने के अंदर ये मदद करता है। दूसरा काम इसका ये होता है कि क़ुव्वत दाफ़िया को ये तहरीक देता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि जो दस्त हमको आते हैं या फिर जो वोमिटिंग होती है, कै जो होती है, तो वो दोनों भी काम सफ़रा करवाता है। तो क़ुव्वत दाफ़िया को तहरीक पहुंचाने का काम भी सफ़रा करता है। और सबसे आखिरी जो काम होता है सफ़रा का वो है इंजज़ाब ग़िज़ा के अंदर मदद करना, यानी ग़िज़ा को एब्ज़ॉर्ब करने के अंदर भी सफ़रा हमारी मदद करता है। ये जो क़ुव्वत गाज़िया होती है तो उसकी मदद करता है। अब जिस तरह से हज़्म मेदी के अंदर तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो हरारत है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर हरारत गुरेज़ी की बात की थी। दूसरी जो होती है तो वो रुतूबत है, तो रुतूबात मैदा या फिर रुतूबात हाज़िमा के बारे में हमने बात की थी। और तीसरी जो चीज़ है तो वो हरकत दूदिया है या फिर पेरिस्टालसिस है। तो इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ग़िज़ा के हज़्म के अंदर। उसी तरह से हज़्म मेवी के अंदर भी इन्हीं तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर एक हरारत, नंबर दो रुतूबत और नंबर तीन हरकत दूदिया। ये तीन चीज़ें अगर होंगी तो ग़िज़ा हज़्म होगी। ये तीन चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो ग़िज़ा हज़्म नहीं होगी, फिर दूसरी बहुत सारी परेशानियाँ या कॉम्प्लिकेशंस फिर जन्म लेती हैं। अब अली बिन अब्बास मजूसी ने, जो कि कामिलुस सना के राइटर हैं, कामिलुस सना जो किताब है तो उसको इन्होंने लिखा है और इसीलिए इनको साहिब कामिल भी कहा जाता है। किताबों के अंदर आपको साहिब कामिल जहाँ पर भी लिखा हुआ मिले तो समझ जाइए कि वो अली बिन अब्बास मजूसी की बात हो रही है। तो किताबों के अंदर यही लिखा गया है कि साहिब कामिल ने ये बताया है, अमा के मुनाफे उन्होंने बताए हैं। तो अली बिन अब्बास मजूसी के मुताबिक जो अमा के मुनाफे हैं या इसके जो फ़वाइद हैं या फिर इसके जो काम है वो ये है कि जो ग़िज़ा मैदे के अंदर हज़्म हो जाती है तो फिर वो आंतों के ज़रिए से, आंतों से फिर वो उरूक़ मासारिका के ज़रिए जिगर के अंदर जज्ब होती है। तो डायरेक्ट कोई भी जो ग़िज़ा जब हम खाते हैं तो वो मैदे से डायरेक्ट जिगर के अंदर नहीं पहुंचती, वो लीवर को डायरेक्ट नहीं पहुंचती, बल्कि वो पहले आंतों के अंदर जाएगी, अमा के अंदर जाती है, इंटेस्टाइन के अंदर जाती है और वहाँ से फिर वो उरूक़ मासारिका के ज़रिए से या फिर जदावल मासारिका के ज़रिए से वो जिगर तक के जाती है। इसके लिए
جو باب الکبد جو ہوتا ہے تو وہاں سے بہت ساری جو الگ الگ رگیں ہوتی ہیں، یہ ویسلز جو ہوتی ہیں تو وہ انٹسٹائن تک کے آتی ہے، اما تک کے آتی ہے، اور انہی کے ذریعے سے پھر وہ جو غذا جو ہے جو معدے کے اندر ہضم ہو چکی ہے تو وہ جگر تک کے پہنچتی ہے۔ یہ اما کا فائدہ ہوتا ہے، یہ انٹسٹائن کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہضم میوی اور ہضم کبدی کے بیچ میں ایک اور ہضم ہوتا ہے جو بہت ہی مائنیوٹ ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کو الگ سے کوئی ہیڈنگ نہیں دی جاتی ہے، اس کو الگ سے کوئی بہت زیادہ امپورٹنس اس کی نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر چونکہ تھوڑے بہت تغیرات ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو علامہ علی حسین گیلانی نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ کیلوس کا وہ ہضم کہ جو اما کے بعد عروق ماساریکا میں ہوتا ہے تو اس کو ہضم ماساریکا کہتے ہیں۔ تو عروق ماساریکا ہم پچھلے اس کے اندر سمجھ چکے ہیں، پچھلے سلائیڈ کے اندر ہم سمجھ چکے ہیں، اور یہاں پر یہ جو ہضم ماساریکا ہوتا ہے تو یہاں پر ہضم میوی کا اتمام ہوتا ہے، کتابوں کے اندر اس کو تتمہ لکھا گیا ہے، یعنی یہاں پر ہضم میوی جو ہوتا ہے تو تمام ہو جاتا ہے، وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اسی لیے جو ہضم ماساریکا ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی ہضم میوی کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہضم ہوتا ہے، ہضم ماساریکا جو ہوتا ہے تو اس میں وہ غدود یا وہ گلینڈز مدد کرتے ہیں کہ جو کہ اما کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں، اما کے اندر جتنے بھی گلینڈز موجود ہوتے ہیں تو وہی گلینڈز ہضم ماساریکا کے اندر بھی مدد کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہضم ماساریکا بھی ہوتا ہے۔ 4 ہضوم میں سے ہضم کبدی جو ہوتا ہے تو وہ دوسرا ہضم ہوتا ہے، یہ ہضم کی دوسری اسٹیج ہوتی ہے، مین اسٹیج، اور اس کا جو کام ہوتا ہے، ہضم کبدی کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معدہ اور اما سے جگر میں آنے والے تمام مواد کو پکانا اور ان کو اخلاط اربع کے اندر کنورٹ کر دینا۔ اخلاط اربع دم، بلغم، صفرا اور سودا، ان تینوں کو ملا کر پھر خون کہا جاتا ہے، تو یہ خون بنانے کا کام کرتا ہے، جگر کے اندر خون بنتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہضم کبدی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی جو مواد ہے، غذائی مادے جو ہیں جو معدہ اور اما سے ہضم ہو کر جگر کے اندر آئے ہیں تو ان کو اب یہ پکانے کا کام کرتا ہے، اور اسی لیے جگر کو بدن کا مطبخ بھی کہا جاتا ہے، میس اس کو کہا جاتا ہے، جہاں پر کھانا تیار ہوتا ہے۔ تو یہ آخری میں غذا کو پکاتا ہے اور ان کو اخلاط اربع کے اندر یہ کنورٹ کرتا ہے، اور پھر یہ جو خون بن جاتا ہے، یہ جو اخلاط اربع تیار ہوتی ہے تو ان کو اجوف کے ذریعے، اجوف کہتے ہیں وینا کیوا کو، تو اجوف کے ذریعے سے یہ پورے بدن کے اندر اس کو روانہ کر دیتا ہے۔ یہ اصل میں ہضم کبدی کا کام ہوتا ہے یا یہ جگر کا کام ہوتا ہے۔ اور اس بنا پر پھر جگر کے اہم جو افعال ہوتے ہیں تو وہ 4 ہوتے ہیں۔ اب کتابوں کے اندر ان کو پتہ نہیں 4 کیوں لکھا گیا ہے، حالانکہ یہ 3 ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو کتابوں کے اندر 4 لکھا گیا ہے، وہ کیوں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا کام ہوتا ہے تولید اخلاط، یعنی اخلاط بنانا، اخلاط کی پیدائش کرنا، یعنی خون بنانا۔ اور دوسرا اس کا کام بتایا گیا ہے تولید صفرا، تیسرا بتایا گیا ہے تولید مواد بولیہ، اور چوتھا اس کا کام بتایا گیا ہے اصلاح مواد فاسدہ۔ اب جب تولید اخلاط ہو رہی ہے یعنی اخلاط اربع بن رہے ہیں تو اخلاط اربع کے اندر صفرا بھی شامل ہے، تو پھر تولید صفرا لکھنا ایک اپنے آپ کے اندر ایک اللاجیکل چیز لگتی ہے، ویسٹیج لگتا ہے۔ تو پتہ نہیں یہ کیوں کتابوں کے اندر آج تک کس کو شامل کیا گیا ہے۔ ہمارے حساب سے یہ صرف 3 چیزیں ہونی چاہیے، جگر کے اہم افعال صرف 3 ہونے چاہیے، تولید اخلاط، تولید مواد بولیہ یعنی پیشاب کے جو مواد ہے تو اس کو تیار کرنا، اور اصلاح مواد فاسدہ۔ ان سب کو ہم ڈیٹیل میں ابھی دیکھنے والے ہیں، آپ اس کی فکر مت کیجئے، لیکن یہ 4 جو کام کتابوں کے اندر لکھے گئے ہیں ہم کو اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ آپ چاہے تو ہم سے اختلاف کر کے کتابوں کو مان سکتے ہیں، کتاب کی زبان کے اندر اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو پیپر میں پاس ہونے کے لیے، ایگزامس کے اندر پاس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتاب کی ہی چیز لکھیں۔ اگر آپ صرف 3 چیزیں لکھ کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے مارکس کٹ جائیں، تو یہ صرف اپنے حد تک کے بات اس کو رکھیے، اور آپ چاہیں تو کمنٹس کے اندر ہم کو لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں کیوں لکھی گئی ہے، لیکن تولید اخلاط جہاں پر ہو رہی ہے تو وہاں پر تولید صفرا بھی ہوگا ہی ہوگا، اس لیے تولید صفرا الگ سے لکھنے کی کوئی ضرورت یہاں پر محسوس نہیں ہوتی ہے پھر ہم کو۔ تولید اخلاط کے بارے میں یا تولید خون کے بارے میں شیخ الرئیس بو علی سینا نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جگر کے ذریعے سے اخلاط اربع پیدا ہوتے ہیں، اور جگر کی قوت مغیرہ جو ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ وسیع ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ سارے بدن کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ شیخ الرئیس کا کہنا ہے کہ جگر کے ذریعے سے ہی اخلاط اربع بھی پیدا ہوتے ہیں، اور جو جگر کی قوت مغیرہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ وسیع اور بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اسی لیے اس سے سارا کا سارا بدن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، سارے بدن کو اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے۔
तौलीद सफ़रा के ताल्लुक से ये बताया जाता है कि जब सफ़रा जिगर के अंदर पैदा होता है तो उसका कुछ हिस्सा तो ऐसा होता है कि जो खून के अंदर शामिल हो जाता है, जिसको सरीरा कहते हैं, और कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि जो अमा यानी इंटेस्टाइन की तरफ और मिरारा यानी गॉल ब्लैडर की तरफ चला जाता है, इसको जहीरा कहते हैं। तो ये दो कंसेप्ट है, दो इस्तिलाहात हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है। पेपर के अंदर ये पूछा जा सकता है कि सरीरा और जहीरा किसको कहते हैं। तो सफ़रा का वो हिस्सा जो खून के अंदर शामिल हो जाता है उसको सरीरा कहते हैं, और वो हिस्सा कि जो अमा और मिरारा की तरफ चला जाता है उसको जहीरा कहते हैं। जिगर का तीसरा काम मवाद बौलिया की पैदाइश है, यानी मवाद बौलिया या फिर पेशाब बनाने का इसका काम होता है। यह भी जिगर का काम होता है। और जिगर की जो क़ुव्वत मुग़य्यरा होती है, क़ुव्वत मुग़य्यरा को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जिगर की जो क़ुव्वत मुग़य्यरा होती है तो उसी की वजह से मवाद बौलिया भी बनते हैं, और फिर ये जो मवाद बौलिया होते हैं तो ये गुर्दों तक के जाते हैं, किडनीज तक के जाते हैं, और वहाँ पर इनके अंदर फिर फिल्ट्रेशन होता है, और फिर वहाँ से ये ब्लैडर की तरफ, यूरिनरी ब्लैडर तक के या फिर मसाना तक के ये चले जाते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको शेखुर रईस ने तमीज़ बौल कहा है। तो ये फिर से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आपसे पेपर के अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है कि तमीज़ बौल किसको कहते हैं, तो आप ये जवाब उसके अंदर लिख सकते हैं। और ये जिगर का चौथा और सबसे आखिरी काम है कि जिसकी वजह से वो फासिद जो मवाद होते हैं, जो फासिद मादे होते हैं, तो उनकी इस्लाह करती है। तो जिस तरह से जिगर के अंदर जो जिगर की जो क़ुव्वत हाजिमा होती है तो वो कुछ अज्जा का रंग बदल देती है, कुछ का मज़ा बदल देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिगर के अंदर एक ऐसी क़ुव्वत पाई जाती है कि जो अज्जा को चेंज कर सकती है, अज्जा के अंदर तब्दीली ला सकती है। और इसी जो चेंज करने की ये जो क़ुव्वत है जिसको हम क़ुव्वत हाजिमा कहते हैं, इसी क़ुव्वत की वजह से जिगर जो काम करता है वो ये करता है कि रद्दी मवाद के अंदर वो इस्लाह करता है, रद्दी मवाद को ख़राब और ज़्यादा ख़राब होने से वो बचा लेता है और उनकी इस्लाह करता है। उनके अंदर वो अच्छे चेंजेस लेकर आ जाता है, उनको वो सौले बना देता है, उनको अच्छा बना देता है, जो कि बदन के काम आने वाले होते हैं। और हुजूम अरबा में से जो आखिरी के जो दो हुजूम है, हज़्म उरूक़ी और हज़्म उज़वी, ये बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल के अंदर समझने की इनको ज़रूरत नहीं है, ये बहुत शॉर्ट है। सिर्फ एक जुमले में आप इनको समझ सकते हैं कि खून के अंदर, मतलब जिगर के बाद में अब जो खून है जो जिगर से पैदा हुआ है, तो वो जब उरूक़ के अंदर जाएगा तो उरूक़ के अंदर जो तग़य्युरात उसके अंदर होंगे तो उसको हज़्म उरूक़ी कहा जाता है। और फिर जब ये खून आज़ा की साख्त तक के पहुँचता है तो आज़ा की साख्त में पहुँचने के बाद में उसके अंदर जो तग़य्युरात होते हैं तो उसको हज़्म उज़वी कहा जाता है। तो ये बहुत ही शॉर्ट के अंदर आखिरी के दो हुजूम को आप बहुत ईजीली समझ सकते हैं कि उरूक़ के अंदर जो तग़य्युरात होंगे वो हज़्म उरूक़ी कहलाएगा, और आज़ा की साख्त के अंदर, ग़िज़ा के अंदर जो तब्दीलियाँ या तग़य्युरात किए जाएंगे तो उसको हज़्म उज़वी कहा जाता है। हमारे बदन की जितनी भी क़ुव्वतें होती है तो उनमें ये सबसे आखिरी क़ुव्वत होती है जिसको क़ुव्वत दाफ़िया कहा जाता है। इसका काम होता है मवाद को दफ़ा करना, बाहर निकालना, बदन से बाहर निकाल देना, एक्सक्रीशन करना। और ये जो क़ुव्वत दाफ़िया होती है तो ये असल में तीन किस्म के जो फुजलात बदन के अंदर होते हैं, जो वेस्टेज होता है बदन के अंदर, वो तीन तरह का होता है, उनको ये बदन से बाहर निकालने का काम करती है। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी होती है? नंबर एक, वो फुजलात की जो तग़ज़िया की सलाहियत नहीं रखते, ऐसे फुजलात होते हैं कि जो बदन के अंदर ना रहे तो ही बेहतर है। तो ये बदन के अंदर अगर रहेंगे तो इनकी वजह से कुछ ना कुछ परेशानी पैदा हो जाएगी और इनकी वजह से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला। इसलिए क़ुव्वत दाफ़िया क्या करती है कि इनको बदन से बाहर निकाल देती है, क्योंकि इनका बदन के अंदर रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे जो फुजलात होते हैं तो वो रकीक फुजलात होते हैं कि जिनकी बदन को हाजत नहीं होती, बदन को इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा रकीक या फिर बहुत ज़्यादा पतले या फिर लिक्विड जो फुजलात होते हैं तो उनको भी ये बदन से बाहर निकाल देती है, जैसे कि पेशाब। तो पेशाब के ज़रिए से पेशाब, चूँकि हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं तो उतना फिर वो पेशाब के रास्ते से निकल जाता है, और पानी जो होता है तो वो हमारे बदन के अंदर पूरी तरह से सर्कुलेट होता है खून के अंदर शामिल होकर। तो खून के अंदर शामिल होकर जब ये पूरे बदन में पहुंचता है तो वहाँ से जितने भी फाजिल मादे होते हैं तो उनको अपने साथ में लेकर ये बाहर निकलता है। ये भी होता है कि अगर पेशाब के रास्ते से फाजिल मादे बाहर नहीं निकलते, तो मिसाल के तौर पे मौसम गर्मा के अंदर क्या होता है, समर सीज़न में ये होता है कि पेशाब कम आता है और पसीना ज़्यादा निकलता है।
तो पसीने के ज़रिए से फिर फाजिल जो मादे होते हैं, जो रकीक मादे होते हैं, तो वो पसीने के ज़रिए से बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से क़ुव्वत दाफ़िया अपना काम करती है। और तीसरी किस्म उन फुज़लात की होती है कि जो किसी उज़्व के तग़ज़िया के बाद में उस उज़्व से हासिल होते हैं। हमारे बदन के बहुत सारे ऐसे आज़ा होते हैं कि जो कुछ ना कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, इनके बाय प्रोडक्ट कुछ ना कुछ होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर खुसियतैन का काम ये होता है कि वो मनी को प्रोड्यूस करें, तो मनी का बदन से बाहर निकलना ज़रूरी होता है, तो क़ुव्वत दाफ़िया ही उस मनी को बाहर निकालती है। तो एक तरफ तो खुद खुसियतैन का तग़ज़िया भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ में खुसियतैन कुछ और चीज़ को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं उस तग़ज़िया के नतीजे में, और इसीलिए फिर क़ुव्वत दाफ़िया क्या करती है कि मनी को बाहर निकालती है। इसी तरह से सदीन का अपना तग़ज़िया भी होता है, लेकिन इस तग़ज़िया के नतीजे में, इस तग़ज़िया के बाद में सदीन में या ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो फिर क़ुव्वत दाफ़िया क्या करती है कि उस मिल्क को या उस दूध को फिर वो सदीन से बाहर निकालती है। इसी तरह से मैदे के अंदर जो बनने वाली जो रुतूबात होती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं, तो उनको भी बाहर निकालने का काम यही करती है। और सबसे आखिरी में जो गुदुद लाकिनाती होते हैं या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, तो उनके जो सिक्रीशंस होते हैं, उनके जो इफराजात होते हैं, तो उनको भी बाहर निकालने का काम यही क़ुव्वत दाफ़िया करती है। तो इस तरह से ये तीन जो अलग अलग फुज़लात होते हैं, तो इनको दफ़ा करने का काम या इनको बाहर निकालने का काम, इनको एक्सक्रीट करने का काम क़ुव्वत दाफ़िया करती है। तो पिछली जो स्लाइड थी, तो उसकी बिना पर अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे बदन के अंदर जो फुज़लात पाए जाते हैं, तो वो दो किस्म के होते हैं। तो वो दो किस्में कौन सी होती हैं, उनके नाम दिए गए हैं। एक तो फ़ुज़ला सालिहा और दूसरा जो है तो वो फ़ुज़ला रद्दिया है। ये दो कैसे होते हैं, तो बहुत आसान अंदाज के अंदर हम आपको समझा देते हैं। पहले जो फ़ुज़ला सालिहा होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जो आज़ा की परवरिश के अंदर सर्फ हो सकते हैं, वो आज़ा की परवरिश के अंदर, उनके तग़ज़िया के अंदर वो मदद कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से निकलने वाली जो सिक्रीशंस होते हैं, गुदुद लाकिनाती से निकलने वाले जो इफराजात होते हैं, तो वो किसी न किसी तरह से हमारे बदन के ग्रोथ में या फिर उसको बाकी रखने के अंदर, उसके सस्टेन करने के लिए वो ज़रूरी होते हैं। हालांकि ये फुज़लात है, ये उस ग्लैंड के लिए फुज़लात है, तो उस ग्लैंड से तो ये बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये हमारे बदन को बाकी रखने के लिए मदद करते हैं। तो इस तरह से इनको फ़ुज़ला सालिहा कहा जाता है। इसी तरह से जो जिगर से निकलने वाले जो रुतूबतें होती है या मैदे से निकलने वाली जो रुतूबतें होती है, तो ये जिगर के लिए और मैदे के लिए तो ये फुज़ला होगा, ये उसके किसी काम का नहीं है, लेकिन ये बदन के किसी न किसी काम में आने वाली चीज़ है। तो रुतूबत मैदा जो होती है, तो वो मैदे के अपने कुछ काम की नहीं है, उसका तग़ज़िया नहीं करेंगी, लेकिन ग़िज़ा को हज़म करने के अंदर ये मदद करती हैं। तो मैदे के लिए ये फुज़ला है, लेकिन बदन के दूसरे कामों के अंदर ये आ रही है, और इसीलिए इनका बदन के अंदर रहना ज़रूरी है। तो इनको फ़ुज़ला सालिहा कहा जाता है। ये अच्छे फ़ुज़ले होते हैं जो जुज़्व बदन बनने की अपने अंदर सलाहियत भी रखते हैं। और दूसरे जो फुज़लात होते हैं, तो वो फ़ुज़ला रद्दिया होते हैं। ये ऐसे फुज़लात होते हैं कि जो जुज़्व बदन बनने की सलाहियत अपने अंदर नहीं रखते, और इनका बदन से बाहर निकल जाना ही बेहतर है। अगर ये बदन से बाहर निकल जाए तो बेहतर है, अगर ये बदन के अंदर रुक जाते हैं तो फिर ये कुछ ना कुछ मर्ज़ पैदा कर देंगे, ये कोई बीमारी के अंदर इंसान को मुब्तला कर देंगे। और इस तरह से क़ुव्वत दाफ़िया फिर इनको बदन से बाहर निकाल देती है, जैसे पेशाब है, जैसे पाखाना है, जैसे पसीना है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि बदन से अगर ये बाहर निकल जाए तो ही बेहतर है, अगर ये बदन के अंदर रुक जाए तो इंसान को परेशानी के अंदर मुब्तला कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से कुआ का ये एक बहुत ही लेंदी टॉपिक आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ है। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है, और मेरे चेहरे को देखकर आप बता सकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ इस बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कंप्लीट करके। आप मेरी खुशी का अंदाज़ा शायद नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था। कुआ का जो पहला वीडियो था, तो वो तकरीबन मैंने मेरे ख़्याल से जुलाई या फिर जून के अंदर उसको अपलोड किया था, और उसके बाद से ऐसा फिर ब्रेक आया बीच में कि अब ये पिछले तकरीबन 1 महीने से अब मैंने ये वीडियोस फिर से अपलोड करना शुरू किया है। तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि इतना ये जो लेंदी टॉपिक है तो उसको किस तरह से मैं अपलोड करूं, किस तरह से उसको मैं आप लोगों तक के पहुंचाऊं। लेकिन फिर बीच में ऐसा हुआ कि कभी कभी आप लोगों के कमेंट्स देखने का मौका मिलता था जो आप मेरे चैनल के ऊपर करते रहते थे, तो उन कमेंट्स को देखकर फिर एक नई हिम्मत मेरे अंदर पैदा होती थी। और
एक नया जज्बा आ जाता था कि लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उनके वो किसी न किसी काम में आ रहे हैं। तो उन कमेंट्स को देखकर और उन गुजारिशात को, उन रिक्वेस्ट को देखकर मैंने इन वीडियोस को फिर से स्टार्ट किया था। लेकिन कुआँ का एक ऐसा ये पूरा टॉपिक था कि जब भी किताब खोलकर इसको देखता था तो पूरी तरह से हिम्मत डाउन हो जाती थी, सारे हौसले पस्त हो जाते थे और सोचता था कि शायद इसके ऊपर कभी वीडियो नहीं बना सकूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी तरह से मैंने इनको कंप्लीट किया है। आप लोग खुद इसका फ़ैसला कर सकते हैं। आप लोग इस पूरे हमारे मुकदमे के जज हैं कि आप इन वीडियोस के बारे में क्या कहते हैं। अगर आपको ये लगता है कि वीडियोस अच्छे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपको अगर लगता है कि हमारे वीडियोस के अंदर हमने और ज़्यादा कुछ चेंजेस लाने चाहिए या किसी तरह का कोई सुधार इसके अंदर लाना चाहिए, कुछ अलग तरीके से हमने वीडियोस बनाना चाहिए, तो आप हमको ज़रूर कांटेक्ट करें। आप हमारे जो वीडियोस हैं तो उनके अंदर कमेंट करके आप हमको बताएं कि क्या चेंजेस आप हमारे इन वीडियोस के अंदर देखना चाहते हैं। तो अगले वीडियो के अंदर अफ़ाल के साथ में आप लोगों से मुलाकात होगी। अगले वीडियो के अंदर हम अफ़ाल को कवर करेंगे और अफ़ाल एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक वीडियो के अंदर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। और इस तरह से उमूर तबैया का पूरा सब्जेक्ट इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सेलिब्रेशन का एक और तरीका ये हो सकता है कि उमूर तबैया कंप्लीट होने से पहले पहले हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको आप 1000 कर दीजिए, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए और टारगेट बनाकर चलिए कि आप सभी को एग्ज़ाम के अंदर टॉप करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।